आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट 5 जिसका नाम है लर्नर असेसमेंट। तो ये आपकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसका आखिरी यूनिट है जिसके बाद आपका फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट्स के सारे यूनिट्स मतलब 1 से लेके 5 तक सारे यूनिट्स मैं करा चुकी हूँ और नोट्स भी जो है वो वीडियो में ही प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं यूनिट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले यूनिट को, यूनिट 5। ये बेसिकली पूरा यूनिट जो है वो असेसमेंट पर है, यानी मूल्यांकन पर है। जैसा कि हमने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी इस टॉपिक को किया है। मूल्यांकन जो कि आता था हमारा सतत और व्यापक, हिंदी में अभी तक हमने किया, क्योंकि हमने हिंदी मीडियम का कोर्स सब सारा कंप्लीट किया है, तो वहां पर हम इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन की तरह पढ़ते थे। तो चलिए आज इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। और हाँ, एग्जाम्स में इस वाले यूनिट में से बहुत क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यूनिट का नाम है लर्नर असेसमेंट। चलिए, असेसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो सबसे पहले हम किस चीज का मूल्यांकन करेंगे? वही स्पीकिंग का और लिसनिंग का। इसमें भी हम स्पीकिंग यानी हम बच्चे की बोलने की क्षमता, वाक क्षमता, और लिसनिंग श्रवण शक्ति, इन दो चीजों का मूल्यांकन करना है हमें, असेस करना है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू से क्या होता है, बच्चा बोलेगा तो हमें उसकी वाक क्षमता पता चल जाएगी। और लिसनिंग यानी हम जो उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उस क्वेश्चन को कितना सुन रहा है और समझ पा रहा है, ये चीज भी इंटरव्यू से क्लियर हो जाती है। तो इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू लिखकर तो नहीं छोड़ सकते, इसको इलैबोरेट भी करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है कि स्पीकिंग और लिसनिंग को आप कैसे असेस करेंगे। तो इंटरव्यू क्या है? फॉर्मल एंड कैन इनफॉर्मल इंटरव्यूज कैन बी पार्ट ऑफ द क्लासरूम। एक क्लासरूम में आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ ओरल इंफॉर्मेशन गैदरिंग अमंग द स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो ओरली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये उसका एक तरीका है विच कैन बी यूज टू असेस देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, जिससे हमें उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का पता चल जाएगा। अगला हमारा है स्टोरी रीटेलिंग। अब रीटेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग तो आपने सुना होगा, स्टोरी टेल करना, सुनाना, जैसे मैंने क्लास में स्टोरी सुनाया, लेकिन स्टोरी को रीटेलिंग करना यानी सुनना और फिर सुनने के बाद खुद वो कहानी हमें बताना। जैसे बच्चों के सामने हमने कहानी सुनाया, अब हम बच्चों को खड़ा करेंगे एक एक करके और उनसे कहानी दोबारा सुनेंगे, तो ये रीटेलिंग होता है। इसमें दोनों ही चीजें क्लियर होती है। पहली कि बच्चे ने ठीक से लिसन किया या नहीं, सुना या नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा ठीक से सुनेगा नहीं वो खड़े होकर कहानी को दोबारा बता भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्किल्स जो है कवर हो जाती हैं। स्टूडेंट हैज टू लिसन केयरफुली द टेक्स्ट और द स्टोरी सो दैट they will have to retell the story, जो मैंने आपको बताया, and by this we can observe their speaking as well as listening skills. Next is recording. अभी तक हमने बात की इंटरव्यू की, स्टोरी रीटेलिंग की, और अब आया है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कैसे आप असिस्ट करेंगे बच्चों की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को? ड्यूरिंग रिकॉर्ड्स, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, देयर इज अ प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। जब देखिए अगर बच्चों का कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री हुआ या फिर डायलॉग्स है या फिर कुछ भी आर्टिकल है जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहां पे बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसको स्पीक जो है वो गलत नहीं करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में भी गलती हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ या मैं ये यूनिट पढ़ा रही हूँ तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर गलतियां होती हैं तो फिर मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है कि गलती नहीं होनी चाहिए, मैं गलत एसेस नहीं कर सकती। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर टू मेक देयर स्पीकिंग स्किल, जिससे वो अपनी स्पीकिंग स्किल को अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा। गुड एज वेल एज लिसनिंग केयरफुली आफ्टर रिकॉर्डिंग, और फिर उन्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुननी भी होती है, तो इसलिए साथ ही साथ उनका लिसनिंग स्किल भी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है। तो ये हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल हो गया। आगे चलते हैं असेसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। अब बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की, कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव है या टेक्स्ट है, कुछ भी है जो बच्चे रीड करेंगे, तो उसको आप कैसे असेस करते हैं? टेस्ट कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। टेस्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, आप कॉम्प्रिहेंसिव के टेस्ट ले सकते हैं। क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स,
रिकॉल समरीज, समरीज रिकॉल करवा सकते हैं। कम्युनिकेटिव टास्क दे सकते हैं, जैसे डायलॉग्स लिखे हुए हैं और वो उनको रीड करेंगे विद एक्सप्रेशंस। जर्नल, पोर्टफोलियो, रीडिंग लॉग्स और क्लोज टेस्ट रीडिंग। क्लोज टेस्ट रीडिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जैसे फिलअप्स होते हैं ना, जैसे वर्ड के बाद कोई वर्ड गायब होता है सेंटेंस में, तो वहां क्या आएगा, या फिर जैसे मिसिंग वर्ड्स होते हैं, तो उस तरीके के टेस्ट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। आगे है असेसिंग राइटिंग। अब बात करेंगे हम राइटिंग की, लिखावट की। आप उसको कैसे असेस करती हैं? सबसे पहली चीज होती है राइटिंग के समय हैंड राइटिंग की। बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हम टेक्निक्स यूज करें। सेकंड थिंग स्पेलिंग। जब बच्चा कुछ राइट कर रहा है तो वो स्पेल गलत ना करे, स्पेलिंग उसकी सही होनी चाहिए। राइटिंग स्किल, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इनफॉर्मल फीडबैक फ्रॉम टीचर, टीचर के द्वारा इनफॉर्मल फीडबैक भी बच्चे को दिया जाना चाहिए ताकि वो और बेटर कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। और करेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो जो बच्चे ने काम किया उसकी करेक्शन जरूर करें, क्योंकि राइटिंग के टाइम पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, देखकर भी गलत उतारते हैं। तो अगर हम बिना देखे बिना समझे कॉपी चेक कर देते हैं या फिर उनकी करेक्शन नहीं करते गलतियों की, सिर्फ गोला लगा के छोड़ दिया, हमने करेक्ट वर्ड नहीं लिखा, तो बच्चा आगे भी वही गलती करेगा। इसलिए करेक्शन बहुत जरूरी है। मेजरिंग प्रोग्रेस, और उनकी प्रोग्रेस को भी टाइम टू टाइम हमें मेजर करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमेडियल टीचिंग। अब उपचारात्मक टीचिंग क्या है? हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली बच्चे को, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ऐसे में हमें रेमेडियल टीचिंग कैसे करनी होगी, रेमेडी कैसे हम देंगे। सबसे पहली बात, रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? एरर एनालाइजिंग, कि बच्चों की गलतियों को एनालाइज करना। एटीट्यूड टूवर्ड एरर एंड मिस्टेक इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पे बच्चों की इंग्लिश, तो गलतियां करना बिल्कुल ही सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि हमारी ये मातृभाषा है कि हमें जन्म से ही आना चाहिए या बच्चे को आना चाहिए, हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते बच्चों से। तो ऑफ कोर्स गलतियां यहाँ पे होंगी, इसलिए हमें रेमेडीज भी प्रोवाइड करनी होगी। और डेवलपमेंटल एजुकेशन, बेसिक स्किल्स एजुकेशन, compensatory एजुकेशन, प्रिपेरेटरी एजुकेशन एंड अकेडमी अपग्रेडिंग। तो जो रेमेडियल टीचिंग है वो इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, रेमेडियल एजुकेशन इज असाइंड टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज इन कोर अकेडमी स्किल्स सच एज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कि अगर हम रेमेडियल देते हैं, रेमेडीज देते हैं बच्चों को, तो उनको असिस्ट करना इजी हो जाएगा, है ना, और जो वो अचीव कर पाएंगे जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या फिर जो कंपटीशन का लेवल होता है वो वहां पे कॉम्पिटिट कर पाएंगे खुद को। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि क्यों जरूरी है रेमेडीज। सेकंड थिंग की जो मिस्टेक है, जो गलतियां करते हैं बच्चे, जनरली स्पीकिंग इज अ चॉइस दैट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग। कि जब बच्चा गलत, सेकंड लैंग्वेज है तो ऑफ कोर्स टोन में भी उनकी गलतियां हो जाती हैं, और वो बोलते समय गलत बोलता है, दैट्स मीन वो लिखता भी फिर उसको गलत ही है। तो रेमेडियल क्लासरूम में आप क्या क्या काम करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब इंट्रोडक्शन था थोड़ा कि क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले रेमेडियल क्लासरूम में आपको करना होगा इम्प्रूव लर्निंग स्किल। आप लर्निंग स्किल पर जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे बच्चों के साथ, एंड रेस्टिफाई द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया जहां पे उनकी कमजोरी है उसे पकड़ना। उसके बाद इंडिविजुअलाइज टीचिंग करेंगे, यानी कि इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है एक बच्चे, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चन कराया, फिर आपने पूछा बच्चों आपको आ गया, आपको आंसर आया यस मैम, हो सकता है उस बीच में किसी बच्चे ने नो मैम कहा हो या कुछ भी ना कहा हो, तो ऐसे में जब मेजॉरिटी ने कह दिया हो कि हाँ आ गया, आप छोड़ देंगे उस टॉपिक को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलाइज टीचिंग करनी है, आपको हर एक बच्चे पे ध्यान देना है। अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया है तो फिर आपको या तो अलग से उन्हें सिखाना है या फिर दोबारा से रिपीट करनी है चीजें, ये होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है टॉट इन ग्रुप्स वाइज जो है आप पढ़ाई कराइए। आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स, आपको आइडेंटिफाई करने होंगे क्लास में आपके स्लो लर्नर कौन से हैं, ताकि आप उन पर विशेष ध्यान दे सकें या रेमेडीज दे सकें। प्रोवाइडिंग नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस,
यूज डिफरेंट टेक्निक्स, कंप्यूटर TLM, जो भी आपको लगता हो अप्रिशिएटेड हो बच्चों के लिए आप वो यूज कीजिए, क्योंकि ये क्लास और क्लासरूम के बच्चे पूरी तरीके से आपके हो जाते हैं उस टाइम पे। आप किसी भी तरीके से उनको समझाइए, पढ़ाइए, किसी भी TLM का प्रयोग कीजिए, कहानी, कविता, उदाहरण, एग्जाम्पल, कुछ भी। पॉजिटिव बिहेवियर और मोटिवेशन रखना है आपको बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई बोरिंग और बातें और कहानियां सुनना ज्यादा पसंद होता है, तो इन चीजों से उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। अ जॉयफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का। तो ये सारी रेमेडीज अगर आप प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लास में तो बिल्कुल आपके जो क्लास के बच्चे होंगे वो आगे बढ़ेंगे, किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचर्स डायरी। जो टीचर डायरी होती है उसके अंदर एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर सब्जेक्टिव असेसमेंट, ये दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले टीचर डायरी क्या होती है ये देख लेते हैं। और टीचर डायरी इज अ डायरी वेयर अ टीचर रिकॉर्ड व्हाट हैपन इन देयर क्लासेस एंड देयर थॉट अबाउट इट। कि वो टीचर डायरी अटेंडेंस वाली डायरी नहीं है जिसमें एब्सेंट प्रेजेंट लिखते हैं, नो। टीचर डायरी इज अ डायरी जिसमें क्लास में क्या क्या हैपन हुआ, अच्छा बुरा, वो और आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी बातें आप वहां पे लिखते हैं। टीचर डायरीज आर यूज एज डेवलपमेंट टूल। मान लीजिए आपने आपकी क्लास में कुछ आज गलत हुआ तो आपने उसको लिखा, ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होना चाहिए था और इसे कैसे हैंडल किया जाए। तो ये एक तरह से टूल होगा आपके लिए कि अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप तुरंत एक्शन ले पाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर अ क्लास दैट वेंट बैडली, मान लीजिए आपकी कोई क्लास आपने ली जो बहुत ही बुरी रही, बैड गई, एंड द टीचर मेक्स नोट्स इन हर डायरी। टीचर क्या करेगा, डायरी में नोट्स बनाएगा अबाउट व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ, वॉट शी थॉट द कॉजेज वर, और फिर वो ये भी लिखेगा कि उस एक कारण क्या थे कि बुरा हुआ मेरे साथ क्लास में, या क्लास में जो भी बुरा हुआ उसके लिए। आइडियाज अबाउट हाउ टू चेंज दैम, और आइडियाज की इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। एंड अ शॉर्ट एक्शन प्लान, और एक छोटा सा एक्शन प्लान भी लिखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया। अब चलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड की तरफ। बड़ा ही ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट ए पेपर में भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लीजिए ये होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी की तरह होता है दैट एजुकेटर यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व। एक टीचर जो है वो सिग्निफिकेंट जो इंसिडेंट कुछ भी होता है छोटा सा शॉर्ट स्टोरी की तरह उसको लिख लेता है। इसकी जो डेफिनेशन है हमारे आर लॉइस ने दिया था। इन्होंने कहा एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। ए स्टूडेंट की लाइफ में जो सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड है वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है। प्रोसेस एंड असेसमेंट। अब ये देख लीजिए कि जो असेसमेंट है वो उसको वो उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। सबसे पहली चीज है यहाँ पर फोकस हो। आइडेंटिफाई, आप उसमें बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसमें क्या क्या कमियां हैं। राइट, आप उसको लिखते हैं। ट्रांसफर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बच्चों को, फिर समराइज करते हैं और लास्ट में रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रोसेस एंड असेसमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पोर्टफोलियो, इसको भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन टू स्टूडेंट वर्क एंड रिलेटेड मटेरियल दैट depicts a student activity, accomplishment and achievement in one or more school subjects। अब क्या पोर्टफोलियो बच्चे का रिकॉर्ड है जिसमें उसके पढ़ाई से संबंधित सारे मटेरियल होते हैं, उसकी एक्टिविटीज होती है, उसने कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे उसे ए मिला, कहाँ उसे A+ मिला है, उसके सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स है, मैथ में कमजोर है, हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, ये सारी चीजें वहां पर मतलब लिखी हुई होती हैं पोर्टफोलियो के अंदर। जब किसी भी बच्चे हम पोर्टफोलियो उठाते हैं, जैसे कि नया टीचर कोई क्लास लेता है तो वो बच्चों के पोर्टफोलियोज देखता है, फिर समझ जाता है कि ये क्लास जो है किस लेवल पर स्टैंड कर रही है, उसी हिसाब से वो अपनी टेक्निक्स वहां पे लगाता है। यूज एंड एडवांटेजेस जो भी हैं,
मतलब पोर्टफोलियो की यूजेस क्या है या फिर एडवांटेजेस क्या क्या है, दोनों एक ही बात है। ये पढ़ लेते हैं, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है यूज या फिर एडवांटेजेस, तो आपको दोनों ही सूरतों में एक ही आंसर लिखना है, वो ये है प्रोमोटिंग स्टूडेंट टू सेल्फ इवेल्युएशन, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कि पोर्टफोलियो द्वारा बच्चों को आप सेल्फ इवेल्युएशन समझा सकते हैं, रिफ्लेक्शन और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। मीनिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन जेन्युइन सैंपल्स ऑफ द स्टूडेंट वर्क। इससे क्या होता है, हम मेजर कर पाते हैं बच्चे की जेन्युइन वर्क को और उसके सैंपल को, क्योंकि हमने उनको सामने से करते हुए नहीं देखा, पर पोर्टफोलियो में हमने देखा है। वहां पे हमने फोटो भी देखी कि बच्चे ने रेस में जीता था, तो उसकी फोटो भी वहां पर है, क्योंकि पोर्टफोलियो में फोटोज भी लगाते हैं ना। ये पोर्टफोलियो हमने कई सब्जेक्ट में पढ़ा है पहले भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन मेजरिंग हाउ स्टूडेंट अकम्प्लिश द लर्निंग गोल्स, कि वो कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। गिविंग स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सटेंसिव इनपुट इनटू द लर्निंग प्रोसेस। हाँ जी बिल्कुल। आगे फैसिलिटेटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पीयर इवैल्यूएशन एंड ट्यूटरिंग। तो ये सारी चीजें जो है यूजेस या फिर एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के। आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो जो है एज एन सब्जेक्टिव असेसमेंट टूल, इसको हम सब्जेक्टिव असेसमेंट टूल की तरह कैसे यूज करें, तो ये मैंने अलग से बता दिया है। बाकी जो ऊपर वाले पॉइंट थे 5, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऊपर के 5 पॉइंट और ये वाले जो ये 4-5 पॉइंट हैं, इन्हें आप मिक्स करके लिखेंगे, कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ लिया कि सब्जेक्टिव असेसमेंट और टूल कैसे है, ये तो ये भी तो इसका यूज और एडवांटेज ही हुआ ना। तो देख लीजिए, रिप्लेस द ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टाइप टेस्ट, कि पोर्टफोलियो ने जो हमारा परंपरागत तरीका था पेपर पेंसिल वाला, उसको रिप्लेस कर दिया है। वन टाइप ऑफ असेसमेंट टूल दैट कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इज द स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ये टाइप का ऐसा टूल है, बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि पोर्टफोलियो है। इसमें जो है चित्र भी होते हैं और रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ग्रेड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। पोर्टफोलियो इज वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम फॉर असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कि अगर सब्जेक्ट का असेसमेंट करना हो तो ये भी बहुत ही यूजफुल है। हर सब्जेक्ट की जानकारी वहां पर होती है, हर एक्टिविटी की जानकारी होती है कि बच्चा कौन सी एक्टिविटी में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है या इंटरेस्ट लेता है। अकर्स इन द चाइल्ड्स नेचुरल इन्वायरमेंट, ये बच्चे ने नेचुरल इन्वायरमेंट से लिया होता है। गिव्स हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन टू द टीचर ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो है जानकारी मिल जाती है। इन्वाइट द चाइल्ड टू बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हिज या हर वर्क एंड नॉलेज, हम बच्चे को भी इससे उनकी जो है प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं कि आपने कितना कहाँ पे किया है, आपको कहाँ पे जरूरत है और करने की, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज आर CCE, आ गया ना जो मैंने पहले बताया था, व्यापक और सतत वाला कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीकेशन टूल एंड टेक्निक्स। CCE क्या होता है, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, बिल्कुल वही चीज है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सबसे पहले। The continuous and comprehensive evaluation was initiated based on the recommendation to reform education evaluation practices in school education by National Curricular for Elementary and Secondary Education a framework 1988। तो 1988 ये जो फ्रेमवर्क आया था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन वाला, वहां पे इसको इनिशिएट किया गया था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन को। इसमें क्या क्या बातें की गई थी वो देख लीजिए। यूजिंग ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स, कि मार्क्स की जगह पे हमें ग्रेड्स देने हैं, क्योंकि कई बार मार्क्स अगर कम लो ज्यादा होते हैं, बच्चों को पता चल जाता है तो उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम ग्रेड्स देते हैं A+, B स्टार ऐसे करके। दूसरी चीज, इनकरेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू बी पॉजिटिव इन देयर एटीट्यूड, कि ये उनके एटीट्यूड को पॉजिटिवली लेकर जाता है। इट एम्फेसिस द बेटर टीचर जजमेंट विदाउट बायस, इसमें कोई बायसनेस नहीं हो पाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग थ्रू आउट द स्कूलिंग प्रोसेस, जितना भी स्कूलिंग प्रोसेस होता है थ्रू आउट बच्चा जो है वो इम्प्रूव करता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी विच ऑफन बिल्ड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम से पहले और बाद में जो घबराहट बच्चे को हो रही होती है, ये उसको भी कम करता है। ग्रेटर फोकस ऑन लिविंग लर्निंग रादर देन द कंडक्टिंग टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, मतलब टेस्ट और एग्जाम लेने से ज्यादा ये किस पर ध्यान देता है, गिविंग लर्निंग पे, बच्चे को सिखाने पे। बच्चे के कम मार्क्स आए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कमजोर है या बच्चा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमें फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा सिखाने पे।
ना कि उसको बार बार हम ये कहेंगे आप इतने नंबर आए हैं, आपके इतने नंबर आए हैं। इससे बच्चा डाउन होता जाता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली बैलेंस्ड लाइफ मिलती है बच्चे को इस वाले इवैल्यूएशन से। थ्रू CCE, learner get more time to develop their interest, hobbies and personality. कॉम्प्रिहेंसिव और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इससे बच्चे को ज्यादा टाइम मिल जाता है अपनी रुचि, हॉबीज और इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में। अब देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसे हिंदी में व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। The term comprehensive implies that evaluation of learner performance is carried out in both scholastic and co-scholastic areas. हाँ जी, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक जितने भी कार्यक्रम होता है, दोनों तरफ से जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब सिर्फ टेस्ट और क्लास सब्जेक्ट ही नहीं, स्कूल में और जो शैक्षिक गतिविधियां होती है, जैसे रेस हुआ, रंगोली हुई, डांस हुआ, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हैं जो होती रहती हैं, उन सबका इवैल्यूएशन करना ही कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, यानी सतत। द टर्म कॉन्टिन्यूअस रेफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट। ठीक है ना, मूल्यांकन में ये कंटिन्यू चलता रहता है। जब बच्चा गलती करेगा, आप तभी उसको मूल्यांकन करेंगे, तभी आप उसको असेस करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। देयरफॉर इसलिए स्टूडेंट्स डेवलपमेंट शुड बी असेस्ड कॉन्टिन्यूअसली, इसलिए उन्हें मूल्यांकन भी हमें, असिस्ट भी हमें लगातार ही करते रहना है। नेक्स्ट इज आर टूल्स एंड टेक्निक्स। अब टूल्स और टेक्निक्स क्या होती है, जिससे हम बच्चे को इवेल्युएट करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, वो है स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। मतलब अगर शिक्षा से संबंधित जो है, तो हम यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, ओरल टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज, अदर टूल असेसमेंट। लेकिन अगर को स्कोलास्टिक या सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, तो कौन कौन से टूल यूज करेंगे? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग स्केल, इन्वेंटरीज, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू, पोर्टफोलियोज। तो इन चीजों से हमें बच्चों की को स्कोलास्टिक एरियाज का पता चल जाता है। आगे चलते हैं सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट क्या होता है, देख लेते हैं दोनों को। सेल्फ असेसमेंट होता है इज एन असेसमेंट विच अलाउ स्टूडेंट टू असेस देयर ऑन परफॉर्मेंस। अपनी खुद की परफॉर्मेंस को असिस्ट करना ही क्या कहलाता है? सेल्फ असेसमेंट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आ जाता है। Encourage student to critical reflect their own learning progress and performance. खुद की परफॉर्मेंस, लर्निंग को सीखना जानना। हेल्प स्टूडेंट टू हेल्प देयर जजमेंटल स्किल, अपनी जजमेंटल स्किल को आगे बढ़ाना। नो पीयर प्रेप, इसमें कोई पीयर प्रेशर नहीं होता। टू बी एन ऑटोनोमस लर्नर, हमें ऑटोनोमस लर्नर तैयार करते हैं। अवेयर ऑफ देयर वीकनेस, वो अपनी वीकनेस से भी अवेयर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट कैन बी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं, और स्टूडेंट में नॉट बी सिंसियर एंड में इवन ओवर इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस। और कई बार खुद को ओवर इवेल्युएट कर लेते हैं, तो किसी एक ही सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और फिर दूसरे में नहीं कर पाते। टाइम कंज्यूमिंग फॉर द स्टूडेंट, टाइम बहुत ज्यादा लेता है। स्टूडेंट में नॉट बी फैमिलियर विद द असेसमेंट क्राइटेरिया, और बच्चे को असिस्ट करना भी नहीं आता कई बार, तो सेल्फ असेसमेंट में ये कमियां होती हैं। आगे बात करते हैं पीयर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट होता है इज एन असेसमेंट विच अलाउज स्टूडेंट टू असेस ईच अदर परफॉर्मेंस, जिसमें ग्रुप वाइज बच्चे दूसरे को असिस्ट करते हैं। इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस में आएगा इनकरेज स्टूडेंट टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्रिटिकली वो क्रिटिक करते हैं एक दूसरे को और फिर कमियां बताते हैं। स्टूडेंट टू बी इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोग्रेस, ये जो है असेसमेंट प्रोसेस में शामिल रहते हैं। डेवलप देयर जजमेंटल स्किल, उनकी जजमेंटल स्किल बढ़ती है। मोर फीडबैक कैन बी जनरेटेड, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं ग्रुप में तो फीडबैक भी ज्यादा मिलेंगे। रिड्यूस द टाइम एंड द वर्कलोड और टाइम भी कम लगता है इसमें। स्टूडेंट लर्न मोर फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से बच्चे ज्यादा ही सीखते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंडशिप भी इसमें अफेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट आर नॉट एक्सपीरियंस, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं होता। दे में चीट इन कोलैबोरेशन फॉर ग्रुप असेसमेंट, वो लोग चीट भी कर सकते हैं बच्चे दूसरे को लेकर। और फेयरनेस में नॉट बी मेंटेन बिकॉज एक्सट्रोवर्टेड स्टूडेंट कैन बी मार्क्ड हायर देन क्वाइटर स्टूडेंट्स, इसमें जो है बायसनेस बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि
जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या क्लास ए हम मानते हैं जो स्टूडेंट बच्चे इंटेलिजेंट हैं उन्हीं को जो है अच्छे मार्क्स दे दिए जाएं या अच्छे ग्रेड दे दिए जाएं सिर्फ इस बेस पे कि वो हमेशा अच्छे लाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं जो एक डिसएडवांटेजेस बन जाता है हमारे पीयर असेसमेंट का। तो ये हमारा यूनिट 5 था, काफी बड़ा था, तो खत्म होता है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारा फर्स्ट ईयर का कोर्स भी खत्म होता है। तो आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।